हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सेट 2 हम लोग लेकर आए इस वीडियो में टेस्ट सीरीज नंबर 2 या सेट 2 या प्रैक्टिस सेट 2 या मॉक टेस्ट 2 नंबर, जिसमें हम लोग हिंदी लैंग्वेज पर आज चर्चा करेंगे। इसमें 20 सवाल आपको दिया हुआ है। यह है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरा 20 का 20 सवाल हम लेकर आए हैं। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप 20 में से कितना सही आपको हुआ और कितना अटेम्प्ट किया, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। सवाल आपको दिख रहा है, तमस के लेखक कौन है? तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया था। तमस का लेखक कौन है? अगर इसके बारे में आपको जानकारी होगा तभी आप बता सकते हैं। तो तमस का लेखक है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भीष्म साहनी। मैं आपको बता दूं कि भीष्म साहनी के अन्य प्रमुख और भी रचना है, जैसे कि आपका हो जाएगा मेरे प्रिय कहानी। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, हो जाएगा इसका। और भी कई रचना है, जैसे मेरे प्रिय कहानी, मेरे प्रिय कहानियाँ, ये इनकी रचना है। इनके अलावा और भी इनका रचना जैसे झरोखे। भीष्म साहनी का और भी रचना है क्या? झरोखे भी है। और इसके अलावा आपका बसंती भी है, इसका बसंती भी इसके प्रमुख रचना में आता है। ठीक है। और एक आपका इसका भाग्य रेखा भी है। कौन सी? भाग्य रेखा। ये तमाम इनकी प्रमुख रचना है। और तमस भी क्या है? भीष्म साहनी का ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमस का लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, तलघर पद में समास कौन सा है? ये आपको बताना है। तलघर पद में समास कौन सा है? तो देखिए तलघर जो है यहाँ आपको दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपका तल में है जो घर। ये हो जाएगा आपका क्या? तल में है जो घर। अगर इसे आप विग्रह कीजिएगा, समास का विग्रह करिएगा आप, ये तलघर है, इसका विग्रह कीजिएगा, फैलाइएगा, तो हो जाएगा तल में है जो घर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये घर जो है, घर कहाँ है? तल में है। किस में है? तल में है। ये आपको विशेषता बता रहा है कि घर कहाँ है, तो तल में है। जो भी आपका शब्द रहे, समास रहे, उस समास में अगर क्या होगा कि विशेषता अगर आपको बताया जा रहा है, विशेषता दिया हुआ हो, तो वो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, अष्ट धातु में कौन सा समास है? देखिए अष्ट धातु का पूर्व पद या प्रथम पद क्या है? अष्ट है। अष्ट क्या है? संख्यात्मक है। क्या है? ये संख्यात्मक है। जिसका पूर्व पद या प्रथम पद अगर संख्यात्मक होता है जिस भी समास का, तो वो क्या होता है? संख्यात्मक यहाँ पर दिया हो, तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु, देखिए एक द्वंद्व नहीं होगा, द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास कौन सा होता है? जिसका प्रथम या पूर्व पद एवं अंतिम यानी द्वितीय यानी उत्तर पद दोनों प्रधान हो, जिसमें एक योजक दिया रहता है, तो वो होता है द्वंद्व। लेकिन यहाँ आपका द्विगु हो जाएगा, जिसमें भी संख्यात्मक अगर रहे, प्रथम पद या पूर्व पद संख्यात्मक हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, गगनचुंबी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? गगनचुंबी, और 4 ऑप्शन आपका दिए हुआ है। देखिए जैसे ही गगनचुंबी का विग्रह कीजिएगा, फैलाइएगा, चौड़ा करके लिखिएगा, तो क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला आपका हो जाएगा। गगनचुंबी को विग्रह कीजिएगा, हो जाएगा गगन को चूमने वाला आपका हो जाएगा। गगन को चूमने वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए को का लोप है, जिसमें को का लोप हो वो आपका तत्पुरुष समास होता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसका प्रथम पद या पूर्व पद गौण हो और जिसका अंतिम पद या द्वितीय पद यानी कि उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद चुंबी यानी चूमने वाला, चुंबी यानी चूमने वाला, यही प्रधान है। तो जिसका उत्तर पद या द्वितीय पद या अंतिम पद क्या है? प्रधान हो, और प्रथम या पूर्व पद यानी गगन केवल क्या हो? गौण हो। चुमने वाला ही प्रधान है यहाँ पर। गगन चुंबी मतलब हो गया कि गगन को चूमने वाला, जिसमें चूमने वाला ही आपका
क्या है, प्रधान है, यानी ये उत्तर पद है या द्वितीय पद, यही प्रधान है। तो जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वो होता है तत्पुरुष समास हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है। या आप कह सकते को का क्या है, लोप है, तो को का लोप है, तो जिसका को, जिसमें को का लोप होता है वो भी आपका तत्पुरुष समास ही होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ये तो बिन बताए आपको आ जाएगा। नाक पर गुस्सा मतलब तुरंत क्रोध हो जाना, यही ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए और आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब पूछा जो बहुत गहरा हो। देखिए जो बहुत गहरा होता है उसे कहा जाता है अगाध। क्या कहते हैं हम? अगाध कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब ये गलत है, ये नहीं होगा। जो बहुत गहरा हो वो कहलाता है अगाध। अगाध आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो देखिए जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वो हो जाएगा आपका असूर्यम पश्या, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु होता है कि जिसका कोई दुश्मन न हो, जिसका कोई दुश्मन न हो वो अजात शत्रु होता है। अंतर्यामी मन की बात को या हृदय की बात को जानने वाला को अंतर्यामी कहते हैं। तो जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 8वां नंबर आपको दिया हुआ है कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताना है आपको, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है। तो मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, के लिए, जिसमें के लिए होता है वो कारक आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लो चार्ट में दिया हुआ है कारक एवं विभक्ति बोध चिन्ह आपको दिया हुआ है। देखिए इसे याद करने का एक तरीका होता है, ऐसे याद कीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को अपादान से, संबंध का अधिकरण में संबोधन है। इस तरह ध्यान रखना है। अब बाकी जो एक्स्ट्रा बच गया उसे भी याद कर लीजिएगा। जैसे आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर दिख रहा है, देखिए कर्ता, देखिए कर्ता कारक कब होगा? जब ने लगा रहेगा। कर्म कारक कब होगा? जब को लगा रहेगा। करण कब होगा? जब से या के द्वारा लगा रहेगा। संप्रदान कब होगा? जब को या के लिए रहेगा तब। अपादान कब रहेगा? जब से रहे तब। देखिए से यहाँ भी है, करण में भी से या के है और अपादान में भी से है। तो अपादान में से कहाँ? जहाँ पर जुदा हो रहा हो, अलग हो रहा हो, से वहाँ पर से दिया रहा है, से का वहाँ पर अर्थ निकले वो अलग हो रहा है, तब आपका अपादान हो जाएगा। जहाँ पर नॉर्मली से रहे तो वहाँ पर करण होगा या के द्वारा के लिए करण होगा, ठीक है। संबंध के लिए तो का होगा, के होगा, की होगा, को नहीं होगा। को आएगा कर्म में, कर्म में को आएगा। आप देख सकते हैं को है कर्म में, कर्म में को आएगा। संबंध में का, के, की है, ठीक है। अधिकरण में या पर होगा तब क्या हो जाएगा? अधिकरण। संबोधन में हो जाएगा हे राम या अहो या अरे, यानी हे रहे, अहो रहे, अरे रहे तो संबोधन कारक होगा। जैसे कि यहाँ पर सवाल आप देख सकते हैं। सवाल है कि मैंने राधा के लिए, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। इसमें क्या के लिए है? तो के लिए के लिए मैंने अभी क्या बताया? तो जिसमें के लिए हो वह संप्रदान होगा। आप देख सकते हैं संप्रदान में या तो को रहेगा या के लिए रहेगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे आप याद कर लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को अपादान से, संबंध का अधिकरण में संबोधन है, इस तरह से, ठीक है। ताकि जब भी एग्जाम में आपको एग्जाम में ये पूछेगा कारक से समास से पूछेगा, तो कारक और समास पर यदि आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए चैप्टर का तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि जब तक आप नहीं बता पाएंगे हमें पता कैसे होगा कि आपको समास पर डाउट है या कारक पर डाउट है। तो अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स नीचे जरूर बताएं, ताकि हम समास का जो 6 भेद होता है और कारक का जो होता है वो सब आपको 2 वीडियो हम बनाकर डाल देंगे। चलिए बिना देरी के हम लोग टॉपिक पर चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं।
सवाल है कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि थे। देखिए मैथिली शरण गुप्त जी जो थे वो कवि थे, द्विवेदी युग के कवि थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्विवेदी युग के कवि थे। हालांकि द्विवेदी युग के कवि और भी कवि थे, जैसे कि महावरी प्रसाद द्विवेदी थे, महावरी प्रसाद द्विवेदी थे, और थे श्रीधर पाठक जी भी थे, श्रीधर पाठक जी भी थे आपका। इसके अलावा भी और भी थे, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ये भी थे, पद्म सिंह शर्मा भी थे, पद्म सिंह शर्मा जी भी थे, ठीक है, पद्म सिंह शर्मा जी भी आपको थे, ठीक है ना, पद्म सिंह शर्मा जी ये सब क्या थे, द्विवेदी युग के कवि थे। तो मैथिली शरण गुप्त भी कवि थे द्विवेदी युग के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है 10 नंबर सवाल दिए हुआ है कि फूलों के पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, और इसमें आपको बताने कौन सा अलंकार होगा। ये अलंकार से सवाल आपको दे दिया है। क्या दिया कि फूलों के पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। तो देखिए जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए, जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि फूलों के पास रहते हैं और फिर भी क्या है, कांटे उदास रहते हैं। तो ये क्या है कि किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है कुछ अन्य उदाहरण देकर। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि फूल और कांटे का उदाहरण देकर आपको बताया जा रहा है कि जो बुरे व्यक्ति जो होता है ना, वो अच्छे व्यक्ति के संगत में भी, वो अच्छे व्यक्ति के संगत में भी बुरे ही रहते हैं। बुरे प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो अच्छे व्यक्ति के संगत में रहकर भी बुरा बना रहता है, बुरा बना रहता है, बुरा बना रहता है। यहाँ पर फूलों के आस पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, ये जो वाक्य, ये जो पंक्ति दिया हुआ है, ये किसी अन्य बात को समझाने के लिए कोई अन्य उदाहरण देकर समझाया जा रहा है। इसका अर्थ हुआ कि फूलों के आसपास रहते हैं मतलब कि अच्छे व्यक्ति के साथ रहकर भी कांटे उदास रहते हैं, यानी कि अच्छे व्यक्ति के साथ रहकर भी बुरे प्रवृत्ति के लोग बुरा बना रहता है। जब भी इस तरह का अगर एग्जाम्पल दिया जाए, पंक्ति रहे, तो वहाँ जो अलंकार होता है वो होता है अन्योक्ति अलंकार, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए आज का अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल दिया हुआ है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपका 4 ऑप्शन दिया है, इसमें बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए मित्र जो है आपका पुल्लिंग होता है, सूचना आपका स्त्रीलिंग होता है, इसलिए सूचना आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपहार भी पुल्लिंग होता है, अध्याय भी आपका पुल्लिंग होता है, सूचना आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सूचना जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है कि मुझे सूचना मिली है कि अभी अभी फलाना आदमी आने वाला है या जो भी है, ठीक है। तो ये सूचना आपका स्त्रीलिंग होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको पता होगा, ये तो इजी सवाल है। वायु का पर्यायवाची हो जाएगा अनिल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायु का और भी अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि आपका वायु का हो जाएगा पवन, पवन हो जाएगा आपका, हवा हो जाएगा आपका, इसके बाद आपका समीर हो जाएगा, आपका समीर हो जाएगा। ये सब आपका वायु का पर्यायवाची होता है। और भी होता है जैसे कि आपका हो जाएगा वात भी हो जाएगा, आपका वात भी हो जाएगा वायु का पर्यायवाची। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल दिया हुआ है कि दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया के बारे में आपको थोड़ा सा हम बता दें, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सकर्मक क्रिया क्या होता है कि जहाँ पर आपको कर्ता जो कौन सा काम कर रहा है ये स्पष्ट आपको मालूम हो जाए। जैसे कि ऑप्शन नंबर आप ये देखिएगा, राहुल ने केला खाया या राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर कर्ता राहुल है, कर क्या रहा है, तो केला खा रहा है, काम क्या कर रहा है, केला खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर स्पष्ट दिख रहा है कि केला खाया जा रहा है, किसके द्वारा, राहुल के द्वारा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो क्रिया होगा वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब किसी कोई वाक्य, कोई सेंटेंस रहे तो कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो जाए। क्या हो जाए, आपका कर्ता भी आपका उपस्थित हो जाए, क्रिया भी आपका
उपस्थित हो जाए और कर्म भी आपका उपस्थित हो जाए, ठीक ना। यानी राहुल कर्ता है, खाया क्रिया है, केला क्या यहाँ पर हो जाएगा, आपका कर्म हो जाएगा। तो कर्ता क्रिया कर्म तीनों उपस्थित हो जाए तो वो सकर्मक क्रिया होता है। या जैसे कि राम ने रावण को मारा तो यहाँ भी आपको सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में राहुल ने केला खाया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सकर्मक क्रिया आपसे पूछा गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 14 नंबर दिया सवाल है, हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो हिमालय का हो जाएगा क्या, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है, कौन सा वर्ण अघोष है, देखिएगा कौन सा वर्ण अघोष है। तो आपका च जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। च जो है आपका अघोष वर्ण है। यह आपका तालव्य स, मूर्धन स या दंत स जो होता है ये भी आपका अघोष वर्ण ही होता है। देखिए अघोष वर्ण का आपको पहचान है कुछ इस तरह से होता है, जैसे आप ये समझ लीजिए कि जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं ना, तो आपस में अगर स्वर तंत्रिया जो है ना कंपन न करे, झंकृत न हो, जो स्वर तंत्रिया जो होता है वो झंकृत न हो या कंपन न करे आपस में, तो वो क्या हो जाएगा, अघोष वर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर आपका च जो है ये अघोष वर्ण होगा, या तालव्य स, मूर्धन स, दंत स भी आपको अघोष वर्ण होता है। ये आपको हम एक उदाहरण के रूप में बताएं, ठीक है। यहाँ से हो सकता है सवाल आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या है। तो शुभेच्छा हो जाएगा क्या, शुभ प्लस इच्छा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, शुभ प्लस इच्छा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया 17 नंबर, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है। देखिए नीति निपुण को आप विग्रह करेंगे तो हो जाएगा नीति निपुण, नीति निपुण हो जाएगा, ठीक है। तो नीति निपुण जैसे आप विग्रह करते तो ये नीति निपुण निकला। तो आप यहाँ पे क्लियर देख रहे हैं कि ये पूर्व पद यानी प्रथम पद क्या है, गौण है, और उत्तर पद यानी द्वितीय पद क्या है, यही आपका प्रधान है। और जिसका उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो वो होता है तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख है। ये तो शायद पॉलिटी का सवाल आपको हिंदी में पूछ दिया, खैर कोई बात नहीं है, बता देते हैं। संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है ना 22 भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ये तो आपको भी पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे हिंदी का ग्रामर। उसे यौगिक शब्द कहते हैं। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसे यौगिक शब्द कहते हैं। दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 20 नंबर सवाल, जो कि आज का आखिरी सवाल है हिंदी का। सवाल है, अंगारों पर लौटना, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है, ये आपको बताना है। अंगारों पर लौटना, देखिए अंगारों पर लौटना का आपका होता है ईर्ष्या में व्यथित होना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। या इसके अलावा भी होता है कष्ट सहना, अंगारों पर लौटना का कष्ट सहना भी होता है। या आपका एक और होता है दुख सहना, कष्ट सहना या दुख सहना भी आपका होता है। अंगारों पर लौटना का कष्ट सहना या दुख सहना या ईर्ष्या में व्यथित होना, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आपको बिहार सिविल कोर्ट के अलावा भी अन्य जनरल कंपटीशन का एग्जाम, जैसे कि आपका सेंट्रल लेवल का एसएससी हो या बिहार का एसएससी हो या रेलवे हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम, एसएससी का कोई भी एग्जाम या बिहार एसएससी का हो, या आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल या बिहार एसआई का, ये तमाम एग्जाम की तैयारी आपको कराया जाएगा। तो आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि थोड़ा सा मेंबर जो इंक्रीज हो, सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़े, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और आपके लिए जो मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूं उस तरह का कोर्स आपको फ्री में यहाँ मैं करवा सकूं, तमाम एग्जामों के लिए चैप्टर वाइज आपको पढ़ा सकूँ, और साथ ही समय समय पर आपको मैं टेस्ट भी लेता रहूँ, मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस सेट भी आपसे लेता रहूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए सेट के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत के साथ राइट डायरेक्शन में स्टडी करते रहिए।